सबसे ताकतवर देशों में शुमार अमेरिका अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे इस पर आरोप लग रहे हैं। पहले वेनेजुएला, अब ईरान। दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका बुला लिया और अब वेनेजुएला में अमेरिकी समर्थित सरकार बनाने की योजना कर रहे हैं। वह ईरान में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जेंजी सड़कों पर उतरे हैं। ये हिंसक प्रदर्शन है जहां पर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं। अली खamenei इस पूरे प्रोटेस्ट को अमेरिका की साजिश बता चुके हैं। अमेरिका के हाथ खून से सने हुए हैं, ऐसा खamenei कह चुके हैं। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाक अड़ा रहे हैं ईरान के इस प्रदर्शन में, जिसके बाद साजिश की बू आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आंतरिक दबाव बनाकर ईरान की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और दावा भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि खamenei देश छोड़कर जा सकते हैं। वहीं सबके बीच अब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के लिए बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में अमेरिका से अपील की है कि वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करे और कोर्ट ले जाकर मुकदमा चलाए। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू में आसिफ ने यह कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को किडनैप कर सकता है। आसिफ ने नेतन्याहू को इंसानियत का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आसिफ का यह बयान तब सामने आया जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। आसिफ ने कहा कि नेतन्याहू इस सबसे वांटेड अपराधी होने चाहिए। अमेरिका उसको अगवा करे और अपनी कोर्ट में ले जाकर मुकदमा चलाए। तुर्की भी नेतन्याहू को किडनैप कर सकता है और हम पाकिस्तानी इसकी दुआ कर रहे हैं। आसिफ ने कहा, पिछले 4000 से 5000 सालों में किसी भी समुदाय ने फिलिस्तीनियों के साथ वैसा नहीं किया जैसे इजराइल ने किया। नेतन्याहू इंसानियत का सबसे बड़ा अपराधी है। दुनिया ने इससे बड़ा अपराधी नहीं देखा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने नेतन्याहू के सपोर्ट को भी सजा देने की मांग की। हालांकि इस दौरान वह कुछ ऐसा कहने जा रहे थे जिससे बड़ा बवाल मच सकता था। बीच में एंकर और पत्रकार हामिद मीर ने ही उन्हें टोक दिया और ब्रेक ले लिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, कानून उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो ऐसे अपराधियों का साथ देते हैं। इस पर हामिद मीर ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि उनके इस बयान को ट्रंप की तरफ संकेत भी माना जा सकता है। मीर ने कहा, ख्वाजा साहब, मैं यहाँ ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। आपकी बातें सुनकर बहुत से लोग सोचेंगे कि आप ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ब्रेक लूंगा। यानी कि भावुक हो गए थे रक्षा मंत्री पाकिस्तान के और उनका जो दर्द है वो छलका, लेकिन अपने बॉस अमेरिका के खिलाफ आखिर कैसे कुछ कर सकते हैं। अमेरिका के पास पाकिस्तान की दुखती नस है और पाकिस्तान ये बात जानता है। दबी जुबान में भले ही अमेरिका को कुछ कह ले, लेकिन खुले तौर पर नहीं कह सकता। वहाँ के पत्रकार भी नहीं कह सकते और इसी तरह से ब्रेक लेकर रक्षा मंत्री को रोक लिया गया, नहीं तो रक्षा मंत्री का ब्रेक फेल हो सकता था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। दुनिया के वैश्विक हथियार बाजार में एक बार फिर सऊदी अरब केंद्र में है। इसकी ताजा वजह पाकिस्तान के साथ संभावित एक बड़ी रक्षा डील है, जिसके तहत रियाद पाकिस्तान से JF-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। यह सौदा सिर्फ एक सैन्य खरीद नहीं बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दिए गए लगभग $2 अरब के सॉफ्ट लोन को हथियार सौदे में कन्वर्ट किया जाए। इस योजना के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित JF-17 फाइटर जेट खरीद सकता है। यह हल्का लड़ाकू विमान पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में निर्मित होता है और इसकी लागत पश्चिमी लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी कम है। सूत्रों के मुताबिक JF फाइटर जेट की यह डील लगभग $4 अरब की हो सकती है, जबकि अतिरिक्त $2 अरब अन्य सैन्य हार्डवेयर जैसे मिसाइल सिस्टम, रडार और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर खर्च किए जा सकते हैं। इस तरह ये पूरा रक्षा पैकेज करीब $6 अरब तक पहुंच सकता है, जो सऊदी पाक सैन्य सहयोग को नई ऊंचाई देगा। इस रक्षा सौदे की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच सितंबर 2023 में हुआ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बेहद अहम है। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे समय में जब खाड़ी क्षेत्र ईरान, यमन और रेड सी संकट जैसे मुद्दों के कारण लगातार अस्थिर बना हुआ है, पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश के साथ सऊदी अरब की नजदीकी उसके लिए एक मजबूत रणनीतिक बीमा बन जाती है। अगर व्यापक आंकड़ों पर नजर डालें तो सऊदी अरब की हथियार नीति और स्पष्ट हो जाती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल हैं। साल 2020 से 2024 के बीच वैश्विक हथियार आयात में GCC देशों की हिस्सेदारी लगभग 20% रही। हालांकि इसी अवधि में सऊदी अरब के हथियार आयात में करीब 41% की गिरावट दर्ज की गई। फिर भी वह मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा और वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा। यूक्रेन, भारत और कतर के बाद सऊदी अरब आज भी इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट का एक प्रमुख खिलाड़ी है। हथियार आपूर्ति के मामले में अमेरिका अब भी सऊदी अरब का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, जबकि 2020 से 2024 के बीच सऊदी अरब द्वारा आयात किए गए लगभग 74% हथियार अमेरिका से आए, जबकि स्पेन और फ्रांस दूसरे और तीसरे प्रमुख सप्लायर रहे। अमेरिका के कुल हथियार निर्यात का करीब 12% हिस्सा अकेले सऊदी अरब को गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की मंजूरी ने इस रणनीतिक रिश्ते को और मजबूत किया। यह फैसले इस बात का संकेत था कि अमेरिका सऊदी अरब को अभी भी एक प्रमुख सैन्य सहयोगी मानता है। साथ ही साथ ये भी साफ हो जाता है कि सऊदी अरब अमेरिका पर निर्भर रहते हुए भी पाकिस्तान और चीन जैसे वैकल्पिक रक्षा साझेदारों के जरिए अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।